So moving to the most important topic of this, वो भी motivation discussion कर रहे थे. I hope everything is clear today. Wi-Fi is also. Good evening, ma'am. Good evening all. तो शायद आप लोग को कोई प्रॉब्लम आज नहीं होगा. In our last class we discussed our first theory, Maslow theory. हम लोग डिस्कशन कर चुके थे. Yes ma'am. Maslow theory के Yes ma'am. कोई प्रॉब्लम? मैस्लो में हमने देखा कि ये थ्योरी क्या एक पिरामिड के फॉर्म का है, ठीक है, जो लेवल 1 से ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है. लेवल 1 दैट इज आपका साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड, देन इज सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है. फिजियोलॉजिकल नीड में हम लोगों ने देखा जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी है, रोटी कपड़ा मकान, वो बस मेरा मोटिव है कि वो पूरा हो जाए, दैट्स इट, ठीक है. फिर जैसे वो पूरा होता है, मैस्लो का ये स्टेटमेंट था कि जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक हम सेकेंड लेवल पे मूव नहीं करते, ठीक है. तो सेकेंड लेवल को मूव करने के लिए हमको फर्स्ट नीड अब मेरा पूरा होना चाहिए, ठीक है. और जैसे ही फर्स्ट नीड दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाता है, देन वी मूव टू आवर सेकेंड लेवल दैट इज सेफ्टी नीड. सेफ्टी यानी मेरे को फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, जहां मैं जॉब कर रहा हूँ वहां पे मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है. This is the second level of Maslow need, ठीक है, Maslow hierarchy need. थर्ड वन इज आपका सोशल, तो नाम ही बता रहा है सोशल, यानी हम कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, तो थर्ड लेवल इज सोशल नीड. सोशल मतलब क्या, अब हम कनेक्टेड होना चाहते हैं सोसाइटी से, अपने ग्रुप से, ठीक है. एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं और एसोसिएशन में हम चाहते हैं कि लव मिले, अफेक्शन मिले, ठीक है, लोग मुझे पहचाने, राइट. तो ये एसोसिएट करते हैं हम किसी ग्रुप से. अब जब हम एसोसिएट हो जाते हैं तब उसी के साथ हमारा होता है कि भाई ग्रुप में तो मेरा लाइकिंग है, बट अब चाहिए रिस्पेक्ट, अब चाहिए अटेंशन, अब चाहिए मेरा एक अप्रिसिएशन, ठीक है. ये हो जाता है आपका स्टीम. और फिर है लास्ट में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी हम अपना सारा कुछ फुलफिल कर चुके हैं, ठीक है, अपना सेल्फ फुलफिलमेंट हो चुका है. अब दूसरों को एक तरीके से बोलिए गाइड करने की जरूरत है, ठीक है. तो ये हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपना सारा कुछ फुलफिल हो गया है. अब या तो हम अपना हॉबी परस्यू करेंगे, दूसरे को प्रवचन देंगे, ठीक है, इस टाइप से, या गाइड करेंगे. ये इस लेवल के लोग करते हैं. फाइन. तो ये है आपका पिरामिड फॉर्म ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड. फाइन. क्योंकि ये हायरार्की के फॉर्म में, इसीलिए मैस्लो हायरार्की नीड बोला जाता है. अब हम लोग स्विच करते हैं टू द सेकंड थ्योरी दैट इज एल्डरफर्स ERG थ्योरी. जैसे आपको बोला गया है कि नाम के साथ ही आप थ्योरी भी लिख लीजिए, ठीक है. तो एल्डरफर ERG थ्योरी कहने का मतलब यहाँ E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ. तो देखिए ये आपका मैस्लो का ही इम्प्रूव्ड फॉर्म है, ठीक है. आई होप की पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं. मैस्लो का ही इम्प्रूव्ड फॉर्म है ERG थ्योरी. ऑलराइट. So ERG is the extension to the Maslow's need hierarchy, wherein the Maslow's 5 need are characterized into 3 categories, that is existence need, relatedness need and growth need. ठीक है. जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं had proposed this theory and believed that each need carries some value and hence can be classified as lower order need and higher order need. देखिए दोनों में एक्सटेंशन तो बोला गया कि मैस्लो का एक्सटेंशन है. तो एक्सटेंशन कैसे है? मैस्लो ने क्या कहा कि जब तक ये फर्स्ट लेवल नीड पूरा नहीं होता तब तक सेकेंड लेवल नीड पे हम पहुंचते ही नहीं है, ठीक है. लेकिन एल्डरफर का क्या कहना था कि हम एक नीड के साथ साथ दूसरा नीड भी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है. हम अपना एग्जिस्टेंस वाला भी और सिक्योरिटी वाला नीड भी साथ साथ परस्यू कर सकते हैं. ये डायग्राम देखिए, सेम पिरामिड है, दिख रहा है. लेकिन इन लोगों का कहना है, मतलब एल्डरफर का कहना है कि ये दोनों मिला करके हमारा एग्जिस्टेंस नीड हो सकता है, ठीक है. तो नाम बता रहे एग्जिस्टेंस, यानी हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ ये साइकोलॉजिकल नीड का होना जरूरी नहीं है. साइकोलॉजिकल नीड के साथ साथ मुझे सेफ्टी भी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए, इमोशनली कनेक्शन भी चाहिए, ठीक है. तो इसीलिए एग्जिस्टेंस नाम लिखा हुआ है. एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है. एल्डरफर का कहना है हमारा साइकोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट हमें रिलेटेडनेस. तो रिलेटेडनेस मतलब क्या? अगेन
दूसरे से कनेक्शन, तो दूसरे से कनेक्शन वाला ये दोनों को बोला गया है अकॉर्डिंग टू एल्डरफर कि मेरा स्टीम नीड और सोशल नीड दोनों है आपका रिलेटेडनेस के अंदर। ठीक है, स्टीम नीड भी चाहिए, सोशल नीड भी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डरफर के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्टेंस के अंदर कौन कौन आ रहा है, ठीक है, रिलेटेडनेस के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, और ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। एक्स्ट्रा क्या जानना है, मैस्लो ऑलरेडी जान चुके हैं, तो सारे पिरामिड का डेफिनेशन, तो ये सारे टर्म का डेफिनेशन आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में क्या जानना है, एक्स्ट्रा में ये जानना है कि यहाँ पे मैस्लो आपका तो रिजिडिटी शो कर रहे थे ना, एक लेवल पूरा होगा तभी दूसरा लेवल के ऊपर हम स्विच करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई रिजिडिटी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट मैस्लो से यही है कि यहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं रखा है इन्होंने, एल्डरफर्ड ने, मैस्लो के जैसा। ठीक है, दूसरा ये मल्टीपल लेवल पे हम परस्यू कर सकते हैं, एक लेवल पूरा नहीं हुआ फिर भी हम दूसरे लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई नेसेसरी नहीं है कि नीचे वाला पूरा हो तभी हम ऊपर वाले में स्विच करें, बस इतना ही डिफरेंस है। अंडरस्टूड, मैस्लो से ये डिफरेंट बस इतना ही है कि रिजिडिटी नहीं है, एक लेवल पूरा नहीं होकर के हम दूसरे लेवल पे भी स्विच कर सकते हैं। और ये दो को मिला करके एग्जिस्टेंस, ये दो को मिला के रिलेटेडनेस, और ये दो को मिला करके ग्रोथ नहीं। अंडरस्टूड, एग्जिस्टेंस मतलब मेरा जो सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, ये दो को बताया गया है। रिलेटेडनेस यानी सोशली हम कनेक्ट कैसे होंगे, जब हमको सोशली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और दूसरा रेस्पेक्ट देंगे, दोनों को रिलेटेडनेस में शामिल किया गया है। और ये दोनों स्टीम नीड यानी अब मेरे पास पावर, और ये जो हमारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और ये दोनों आ जाएगा ग्रोथ में। तो आप ये देख रहे होंगे स्टीम नीड को दोनों जगह रखा गया है, ग्रोथ नीड में भी है, रिलेटेडनेस में भी। ठीक है, तो ये है आप लोगों का डिफरेंस फ्रॉम मैस्लो। देखिए लिटरेचर आप, the existence needs comprises of all those needs that relate to the psychological and safety aspect of human being and are a prerequisite for the survival. Thus, both the physiological and safety need of Maslow are grouped into one category because of their same nature and similar impact on the behavior of an individual. Okay? Next is relatedness. This need refers to the social need that an individual seeks to establish relationship with those for whom he cares. These needs cover the Maslow social need and a part of esteem need derived from the relationship with other. और फिर लास्ट आपका एल्डरफर का ग्रोथ नीड, it covers Maslow's self-actualization need as well as part of esteem need, which are internal to an individual, such as feeling of being unique, personal growth. Thus, growth need are those need that influence an individual to explore his maximum potential in the existing environment. मतलब जो अब तक हम नहीं कर पा रहे हैं वो अब मैक्सिमम पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एल्डरफर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट इज आपका हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। अब यहाँ पे टू फैक्टर कहने का मतलब क्या है, यहाँ टू फैक्टर मतलब एक हाइजीन से है, एक मोटिवेशनल फैक्टर से। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ टू फैक्टर लिखा हुआ है, तो टू फैक्टर में वन इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकेंड वन इज मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये है हर्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। अब ये हाइजीन फैक्टर क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? हाइजीन फैक्टर से कहने का, हाइजीन मतलब क्या, साफ सुथरा जगह या साफ सुथरा एनवायरमेंट। तो हाइजीन फैक्टर को हर्सबर्ग क्या बोलते हैं कि देखिए ये अगर प्रेजेंट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में तो मोटिवेशन तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन अगर प्रेजेंट हो तो वो मोटिवेट नहीं करता। दोबारा सुनिए, हाइजीन फैक्टर के प्रेजेंट रहने से आपका मोटिवेशनल अगर नहीं प्रेजेंट है तो मोटिवेशन डिस्ट्रॉय तो करता है, लेकिन हाइजीन फैक्टर अगर इंप्रूव होता है तो वो इकलौता हाइजीन फैक्टर से लोग इंप्रूव नहीं होते। ठीक है, तो किससे मोटिवेट होते हैं? वो होता है आपका सेकंड जो फैक्टर है, दैट इज मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है कि हाइजीन फैक्टर हर्सबर्ग किसको बोल रहे हैं और मोटिवेटिंग फैक्टर हर्सबर्ग किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइजीन फैक्टर ये पता होना चाहिए कौन हाइजीन फैक्टर में आप रखेंगे, कौन मोटिवेटिंग फैक्टर में। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये तो असेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये अगर नहीं रहेगा तब तो एम्प्लॉय काम ही नहीं करना चाहेंगे। उसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, को वर्कर का रिलेशन है, पॉलिसीज एंड रूल है, सुपरवाइजर क्वालिटी है, तो ये सब आपका हाइजीन फैक्टर है।
इसलिए इसको हम डिससेटिस्फायर बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर, इसको हम डिससेटिस्फायर बोलते हैं। और मोटिवेटर फैक्टर जो होता है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो लीड टू मोटिवेशन, तो इसको हम लोग सेटिस्फायर बोलते हैं, ठीक है। तो मोटिवेटर फैक्टर इंक्रीज होगा तो ही जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। तो जॉब मोटिवेटर फैक्टर में हर्सबर्ग किस किस चीजों को किन किन चीजों को रखें, एक आपका अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क खुद मतलब काम आपका जो है वो आपके पसंद का होना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ। तो ये अगर प्रेजेंट है तो इट इज अ मोटिवेटर फैक्टर। और हाइजीन फैक्टर, यहाँ पे ये लाइन देखिए, पुअर हाइजीन फैक्टर में डिस्ट्रॉय मोटिवेशन बट इम्प्रूविंग देम अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस विल नॉट इम्प्रूव मोटिवेशन, ऑलराइट। और यहाँ हाइजीन फैक्टर ओनली आर नॉट सफिशिएंट टू मोटिवेट पीपल बट मोटिवेटर फैक्टर आर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी ये जो हाइजीन फैक्टर है इकलौता रिस्पॉन्सिबल नहीं है मोटिवेशन के लिए। ये था हर्सबर्ग का आपका मतलब एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि हाइजीन फैक्टर का प्रेजेंट होना, सिर्फ हाइजीन फैक्टर का प्रेजेंट होना इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन, ठीक है। तो हाइजीन के साथ साथ मोटिवेटर फैक्टर भी होना चाहिए। तो हाइजीन फैक्टर क्या, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्या वर्किंग कंडीशन विल कम अंडर हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। नंदिनी क्या समझे? यस मैम। टू फैक्टर क्या क्या है हर्सबर्ग का? मैम फर्स्ट फैक्टर हाइजीन फैक्टर और सेकंड फैक्टर मोटिवेट फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर मोटिवेट नहीं करता है पर वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स उनको सेटिस्फाइड रखता है, पर मोटिवेटिंग फैक्टर मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को उनके वर्क प्लेस पे। हाइजीन फैक्टर का होना तो जरूरी है क्योंकि वो अगर नहीं रहेगा तो मोटिवेशन डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन अगर सिर्फ हाइजीन फैक्टर है तो सिर्फ हाइजीन फैक्टर से वर्कर मोटिवेट नहीं होते हैं। मोटिवेट किससे होते हैं? आपके मोटिवेटर फैक्टर से, ठीक है। तो ये था आपका हर्सबर्ग, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड। अब यहाँ पे नीड की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले टू फैक्टर, आपका हेरारकी, मैस्लो हेरारकी, और आपका एल्डर्फर ईआरजी याद हो गया। अब आइए नीड थ्योरी में, जो कौन दिए हैं, हु प्रोपाउंडेड? मैक्लेलैंड। ये 3 टाइप का नीड बता रहे हैं, ठीक है। वन इज नीड फॉर अचीवमेंट, सेकेंड इज नीड फॉर एफिलेशन, एंड थर्ड इज नीड फॉर पावर, ठीक है। हाँ क्वेश्चन था हम्म, मैम, हाइजीन फैक्टर में फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? क्या बेनिफिट? फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट आपका नॉन फाइनेंशियल जितना भी आपका मोटिवेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीडे के लिए आपको भेजा जा रहा है, ठीक है, या फिर आपको कहीं घूमने जा रहे हैं उसके लिए आपको मान लीजिए टिकट वगैरह बुक करके दिया जा रहा है, ठीक है। ये सब आ जाता है आपका फ्रिंज बेनिफिट के अंदर, राइट। तो एक तरीके से ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, राइट। लेकिन फ्रिंज बेनिफिट अब तक तो डिस्कशन हुआ नहीं है अभी ना। मैम पढ़े थे इसीलिए पूछ रहे ऑल राइट, थे। ओके। और हाँ यस अंकु। यस मैम। रेजिंग योर हैंड। मैम हाइजीन थ्योरी एंड मैस्लो थ्योरी में क्या डिफरेंस है? हाइजीन और मैस्लो में तो बहुत डिफरेंस है अंकु, कोई रिलेशन ही नहीं है बल्कि। सिमिलैरिटी तो है क्या? इसे दोनों का और डिफरेंस से थोड़ा लिखवा दीजिए। डिफरेंस क्यों, वही मैं पूछ रही, दोनों में रिलेशन क्या देख रहे हैं? सबसे मैम पहला तो ये डिफरेंस है कि वो आपका हायरार्की बेसिस पे बेस्ड है आपका मैस्लो, ठीक है। और ये आपका टोटली हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। वहां पे लेवल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे कोई लेवल देखने को मिल रहा है क्या? नो मैम, लेकिन मैस्लो थ्योरी में है कि एक नीड से सेटिस्फाइड होकर दूसरे नीड्स पे वो जा रहे हैं। यहाँ पे भी है कि हाइजीन थ्योरी में मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं, तो एक लेवल से दूसरे लेवल यहाँ नहीं जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल है कि ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना है कि ये फैक्टर तो प्रेजेंट है ही, प्रेजेंट होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ
अगर लोगों को मोटिवेट करना है तो मोटिवेटर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ बना हुआ है टेबल ऑफ फॉर्म में कि ये है आपका हाइजीन फैक्टर, ये है आपका मोटिवेटर फैक्टर। ठीक है, वहां हम लोग लेवल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। यस मैम। ठीक है, तो फालतू का कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट मत करिए, दोनों दो अलग अलग चीजों पे बात हो रही है। ठीक है, वहां पे लेवल्स की बात हो रही है वहां, और यहाँ पे बात हो रही है आपका सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर के बारे में। ठीक है, अब आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना अंकु? नो मैम। लेट्स प्रोसीड ना। मैक्लीलैंड थ्योरी ऑफ नीड की बात कर रहे हैं। मैक्लीलैंड के अकॉर्डिंग ये 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। मैक्लीलैंड affirms that we all have 3 motivating drivers which do not depend on our gender or age. One of these drives will be dominant on our behavior and the dominative drive depends on our life experience. इनका कहना है मैक्लीलैंड का कि जो भी जो 3 आप ड्राइव देख रहे हैं, अचीवमेंट, एफिलेशन और पावर, ये बाय बर्थ नहीं आता किसी के। ठीक है, ये हम ग्रेजुअली सीखते हैं बाय आवर एक्सपीरियंस, और ग्रेजुअली वो इसमें से कोई 3 नीड, 3 में से कोई एक नीड हमारे ऊपर हावी होता है। ठीक है, जो तीनों नीड ऑब्वियसली एक आदमी के अंदर हार्डली पाया जाता है। एक नीड आपको ड्राइव करेगा दूसरे नीड के ऊपर, यानी डोमिनेट करेगा दूसरे नीड के ऊपर। अब ये है क्या क्या? हाँ, अब ये है क्या क्या? नंबर 1 इज अचीवमेंट नीड, तो नाम ही बता रहा है। यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं? अचीवमेंट नीड मतलब वो चाहेंगे कि मेरे काम में परफेक्शन हो। ठीक है, एक मतलब सबसे बेस्ट काम करने का जो लालसा होता है, ड्राइव टू एक्सेल, ये वाली बात बोल सकते हैं हम। अचीवमेंट नीड मतलब ड्राइव टू एक्सेल, हम लाइमलाइट में हमेशा रहना। ऐसे लोग जिनको नीड ऑफ अचीवमेंट का ललक जो होता है, वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, नंबर 1। फिर एक्सेल हमेशा करना चाहते हैं, यानी सबसे बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरों से अलग अपने आप को दिखाते हैं, जिनको नीड फॉर अचीवमेंट होता है। ठीक है, इनको इसके अलावा कंपटीशन पसंद होता है, राइट? इनको मतलब चाहते हैं compete करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। ठीक है, जहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। बहुत लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद होती है। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, फिर प्रेज चाहते हैं। ठीक है, उनके काम को रिकॉग्निशन मिले, सराहना की जाए। ये सब जो नीड ऑफ अचीवमेंट का मतलब लोग नीड ऑफ अचीवमेंट जिसका डोमिनेटिंग होता है, वो ये सब चाहते हैं। ठीक है, see the literature part of it. A need to accomplish and demonstrate own competence. People with a high need for achievement prefer tasks that provide for personal responsibility and results based on their own effort. They also prefer quick acknowledgement of their progress. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नीड फॉर एफिलिएशन की। तो देखिए, ये टर्म ही बता रहा है एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब आई वांट बिलोंगिंगनेस। ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी चाहत क्या होती है, इनकी जरूरत क्या होती है कि एक ग्रुप में लव मिले, अफेक्शन मिले, सोशल एक्सेप्टेंस मिले। ऑलराइट, तो ये वांट टू बी इन अ ग्रुप। ठीक है, और दूसरी बात क्या, ये चाहते हैं कि लोग मुझे चाहे। ठीक है, दे वांट दैट पीपल, दे वांट टू बी लाइक, इस तरीके से बोलिए, दे वांट टू बी लाइक। ठीक है, और इसके अलावा एफिलिएशन मतलब ये थोड़ा कोलैबोरेशन चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में एक्सप्लेन किया अचीवमेंट में, कि उनको कंपटीशन पसंद होता है। अचीवमेंट में कंपटीशन पसंद होता है, लेकिन एफिलिएशन में यहाँ पे कोलैबोरेशन पसंद होता है, ना कि कंपटीशन। इवन यहाँ पे क्या होता है, जो नीड फॉर, जिनके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन होता है, वो कई बार अपना विनिंग पोजीशन सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, जस्ट बिकॉज की कंफ्लिक्ट ना हो। अंडरस्टूड? ये होता है आपका नीड फॉर एफिलिएशन। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये साथ हम यूज करते हैं नीड ऑफ पावर में। नीड ऑफ पावर वर्ड ही स्पेसिफाई करा कि यहाँ मेरे को चाहिए पावर, पोजीशन, ठीक है, स्टेटस, रुतबा, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, डिजायर टू हैव इम्पैक्ट ऑन अदर। नीड फॉर पावर में क्या होता है, मेरे को इम्पैक्ट करना है, दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है, दूसरे के ऊपर हमको इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, ये अपने स्टेटस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैक्लीलैंड के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप का नीड बताया गया है। ऑलराइट,
नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट। अभिनव क्या समझ में आया? मैम क्या समझ में आया? मैम इसमें समझ में आया कि मैम 3 तरह के लोग होते हैं। एक जिन्हें अचीवमेंट्स पसंद है, रिस्क लेना, और वो काम अकेले करना रिस्क चाहते लेना आपका कहीं और का पढ़ा हुआ है क्या? हैं। यस, बुक से पढ़। बहुत पढ़ रहे हैं आजकल आप। मैं जो बोल रही हूँ मुझे वो जानना है। यस, रिस्क लेना ये सही है, रिस्क लेना पसंद है। और वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, अचीवमेंट्स वाले। अच्छा, और यही मैम कि कंपटीशन और एफिलिएशन में मैम रिस्क लेने वाले क्या लोग पसंद नहीं करते। कंपटीशन पूरा कंप्लीट कहाँ होगा अचीवमेंट? क्या कंपटीशन? चैलेंजिंग गोल्स को मैम अचीव करने की, अचीव द। एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, पेन यूज करिए। यस मैम। ठीक है। सुजत, हैदर, क्या समझे आप? साक्षी यस मैम। क्या समझे? मैम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर होता है, जिसमें से कोई एक डोमिनेंट होता है, जिसमें अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। नीड ऑफ अचीवमेंट होता है जिसमें डोमिनेंट वो काम में परफेक्शन पसंद करते हैं और कंपटीशन चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए होता है और अपने आप को हमेशा दूसरों से अलग दिखाने का कोशिश करते हैं। एफिलिएशन, नीड ऑफ एफिलिएशन जिनमें होता है वो बिलोंगिंगनेस चाहते हैं, जिसकी वजह से और सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि लोग उनको लाइक करें और कोलैबोरेटिव वर्क करना पसंद होता है। वेरी गुड। इसको कहते हैं अभिनव फोकस। यस मैम। हाँ, तो यू आल्सो। लिख नहीं रहते इसीलिए। और थर्ड वन इज पावर। पावर भी बताई दीजिए साक्षी। मैम पावर, नीड ऑफ पावर वो हमेशा अपने स्टेटस पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहेंगे किसी सामने वाले पे, और कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस करते हैं। गुड। लेट्स प्रोसीड नाउ टू व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये व्रूम थ्योरी दिए हैं एक्सपेक्टेंसी का। ये क्या? ये भी अगेन 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये 3 क्या है? एक है एक्सपेक्टेंसी, एक है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक है विलेंस। अब ये 3 क्या चीज है? एक्सपेक्टेंसी इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा बिलीव है कि अगर मेरा एफर्ट इंक्रीज करेगा उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये एक्सपेक्टेंसी है। ई इंक्रीज तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज। ई दैट इज एफर्ट अगर इंक्रीज तो मेरा परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है। Here the belief is that increased effort will lead to increased performance. That is, if I work harder, then it will be better. This is affected by things such as having an appropriate resource available, having the appropriate skill to do the job, having the required support to get the job done. ठीक है। एक्सपेक्ट करना, तो एक्सपेक्ट करना है, एफर्ट ज्यादा लगाएंगे परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अब बीच में आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या बोलता है? ये अगेन बिलीव कर रहा है, जैसे हम लोग एफर्ट और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अब ये बिलीव कर रहा है दैट इफ यू परफॉर्म वेल दैट इज वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव। ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जो वैल्यूड आउटकम है, हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। ठीक है। तो सबकी डिपेंडेंसी की बात हो रही है। एफर्ट की वजह से परफॉर्मेंस बेहतर, परफॉर्मेंस बेहतर तो आउटकम बेहतर। और थर्ड में फिर आपका है विलेंस। विलेंस क्या कहते हैं कि is how much important the individual place upon the expected goal. For example, if someone is motivated by money, he or she might not value offer of additional time off. यानी कितना उसका कितना वैल्यू है। बैलेंस मतलब कि जो आपका आउटकम है वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये है विलेंस। तो ये डिपेंडेंसी की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ मोटिवेशन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू E। ठीक है। एफर्ट बढ़ा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो हमारा
आउटकम बढ़ेगा, आउटकम बढ़ेगा तो हम आप पर्सनल गोल की तरफ बढ़ेंगे, पर्सनल गोल अचीव होगा तो मेरा रेप्यूटेशन समाज में होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका मोटिवेटिंग फैक्टर। ऑलराइट मैम बैलेंस में क्या बताया लास्ट वाले में? बैलेंस हो गया आपका पर्सनल गोल अचीव होगा। होल्ड ऑन, मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एनोटेशन। देखिए पहला है आपका, पहला है एक्सपेक्टेंसी। ये बात करता है कि मेरा एफर्ट इंक्रीज, ठीक है, तो मेरा परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी बात करता है कि मेरा परफॉर्मेंस बेहतर होगा, परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है तो मेरा आउटकम भी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा। वैलेंस बात करता है कि मेरा आउटकम ऊपर जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगर अचीव होगा तो मेरी सैलरी बढ़ रही है और मेरा इसकी वजह से जो मेरा पर्सनल गोल है, पर्सनल टारगेट है, ठीक है, वो मेरा इंक्रीज होगा और ये अल्टीमेटली लीड करेगा मोटिवेशन पर। ठीक है, ये अल्टीमेटली हम लोगों को मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये है व्रूम का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एफर्ट बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आउटकम बढ़ेगा, आउटकम बढ़ेगा तो पर्सनल गोल भी ऑटोमेटिकली अचीव होगा। ठीक है, यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैकजॉस थ्योरी एक्स एंड वाई। अब ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा कॉमन सा है, किसी को पता है क्या, पहले कभी पढ़े हैं एक्स एंड वाई थ्योरी? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में था शायद। यस मैम था। यस मैम था, क्या एक्शन जानते वाई हैं? थ्योरी था मैम। ब्रीफिंग क्या जानते हैं अब तक? मैम एक्शन वाई थ्योरी में एक्स वाले वो पर्सन होते थे जिसको मैम काम कराया जाता था ठेल ठेल के, और वाई वाले वो पर्सन होते थे जो खुद से काम करना पसंद करते थे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक्स वाले लेजी होते थे, वाई वाले लेजी नहीं होते थे। हाँ, तो दोनों के कंट्रोलिंग का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वाई वाले नेचुरली मोटिवेटेड होते थे काम करने के लिए, उनको ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता था, खुद से मोटिवेटेड रहते। करेक्ट, सही अंडरस्टैंडिंग। ये जो एक्स एंड वाई है, जैसे देखिए ये एक्स जो है ना वो कैंची की तरह है सिंबल, बहुत लोग अपोजिट कर देते हैं। तो कैंची की तरह मतलब भाई यहाँ पे तो लोगों को पसंद नहीं है काम करना। ठीक है, यहाँ पे काम करना लोगों को ही पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत इन लोगों के ऊपर थोड़ा ऑथोरिटेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए होता है, राइट? तो members who accept this theory believe that if you feel that your team member dislike their work, have little motivation, need to be watched every minute, and are incapable of being accountable for their work, avoid responsibility and avoid work whenever possible, then you are likely to use an authoritarian style of management. So McGeorge के according, this approach is very hands-on and usually involve micromanaging people's work to ensure that it gets done properly. तो थ्योरी एक्स वाले बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो हमेशा आपको नजर रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ थ्योरी वाई क्या बोला, यहाँ पे लोगों को खुद ही मोटिवेटेड है। ठीक है, मैनेजर्स हु एक्सेप्ट दिस थ्योरी बिलीव दैट इफ पीपल आर विलिंग टू वर्क विदाउट सुपरविजन, टेक प्राइड इन देयर वर्क, see it as a challenge and want to achieve more, they can direct their own effort, take ownership of their work and do it effectively by themselves. And these managers use a decentralized or participative management style. ऐसे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेजर डिसेंट्रलाइज कर देते हैं पावर की, ठीक है, तुम भी डिसीजन ले सकते हो, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल ये बेसिकली ऑफर करते हैं। ठीक है, सब लोग आओ, सब लोग डिसाइड करो, राइट? ये है आपका थ्योरी एक्स एंड वाई। नाम आपको पता होना चाहिए, मैकजॉर्ज। ठीक है, इसमें आप बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं एक्सपेक्ट। ये थ्योरी एक्स एंड वाई इज गिवन बाय हूम, ऑलराइट, या हायरार्की थ्योरी इज गिवन बाय हूम, नीड थ्योरी इज गिवन बाय हूम। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका पोर्टर एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये अगेन व्रूम्स का थोड़ा एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे व्रूम बोल रहे हैं कि एफर्ट डायरेक्टली लीड टू आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन इनका क्या कहना है कि इतना सिंपल नहीं होता।
ठीक है, एफर्ट लगाने के बाद हम लोग या सेटिस्फैक्शन फील करने के बाद परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव नहीं होता, ये और भी बहुत फैक्टर को इन्वॉल्व किए हैं। अंको यू नीड टू फोकस, ठीक है। लॉलर के अकॉर्डिंग, पोर्टर एंड लॉलर के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरी इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। दे पोजेस दैट मोटिवेशन डज नॉट इक्वल सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस। जैसे ऊपर हम लोग देख रहे थे कि सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस इतना इजिली नहीं मिल जाता। The model suggests by them encounters some of the simplistic traditional assumption made about the positive relationship between satisfaction and performance. ये बेसिकली आप ये चार्ट देखिए, ठीक है, ये है एफर्ट, ये है परफॉर्मेंस, ये है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, पोर्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये डायरेक्टली सिर्फ एफर्ट और परफॉर्मेंस लीड नहीं करता, इसके बीच में और बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक एबिलिटी एंड ट्रेड्स, ठीक है। और फिर रोल परसेप्शन, अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं और अगर आपकी एबिलिटी ही उतनी नहीं है, ठीक है, आपके अंदर उतना कैलिबर ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो फिर एफर्ट ऑटोमेटिकली आपका जिस तरीके से जिस स्पेस में लगना चाहिए वह उतना लगेगा नहीं। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैथ्स हमको आता ही नहीं है, ठीक है, 12th तक हम मैथ्स पढ़ ही नहीं पाए थे, मार्क्स अचीव ही नहीं कर पा रहे थे, और आज अगर मैथ्स मेरे को दे दे, अगर हम लोग आपका अभी ये ग्रेजुएट कर रहे हैं मैनेजमेंट से, अगर आप ग्रेजुएट करना शुरू कर ले मैथ्स से, ठीक है, तो आप कितना भी दिन रात पढ़ रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर एबिलिटी ही नहीं है, तो क्या परफॉर्मेंस लीड करेगा कभी? नो मैम। तो पोर्टर वही एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ रूम है कि सिर्फ एफर्ट से परफॉर्मेंस अचीव नहीं हो जाता या परफॉर्म नहीं कर लेते, बल्कि मेरा एबिलिटी और ट्रेट वैसा होना चाहिए। दूसरा, रोल परसेप्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रोल परसेप्शन मतलब जो आपका काम है उसके प्रति आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जो आपका आप अपने रोल को या आपका जो डेजिग्नेशन, अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगेन मैं अगर एग्जांपल पुट करूं, तो अगर मान लीजिए आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है, सेल्स का काम मेरे को पसंद ही नहीं है, तो आप उस जॉब में आपको वो रोल दिया जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, कितना भी आप एफर्ट लगा ले, तो वो परफॉर्मेंस लीड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ कंफर्ट है ही नहीं, वो जॉब आप करना चाहते ही नहीं थे, ठीक है। तो दिस विल अगेन नॉट लीड टू परफॉर्मेंस। तो अगेन एबिलिटी एंड ट्रेट डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है, एफर्ट परफॉर्मेंस, बीच में आप एबिलिटी एंड ट्रेट और रोल परसेप्शन देंगे, ठीक है। अब फर्दर पोर्टर बात करते हैं, रिवॉर्ड भी दो टाइप का होता है, एक आपका होता है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक होता है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड? ये भी पढ़े होंगे आप लोग। यस मैम, मैंने एक्सटेंसिव अवार्ड उसको बोलते हैं मैम जो सैलरी के अलावे जो दिया जाता है, और इंटेंसिव जो सैलरी के साथ, अभी मैम पढ़ रहे थे कुछ दिन तक। सैलरी के साथ, या आप ये इस तरीके से बोलिए, जो भी मनी के फॉर्म में, रिकॉग्निशन के फॉर्म में, प्रेज के फॉर्म में जो मिले, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, यस मैम, बोनस। हाँ, तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल अगर हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, इंटरनल मेरे एप्रिसिएशन मिल रहा है, यस एप्रिसिएशन वगैरह, रिकॉग्निशन वगैरह, तो उसी में एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा। इंटरनल अगर मिल रहा है यानी सेल्फ स्टीम मेरा बूस्ट अप हो रहा है, ठीक है, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस अगर हमको मिल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रिंसिक, यानी इंटरनल सेटिस्फेक्शन मेरे को लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो टाइप का रिवॉर्ड, अंडरस्टूड। और फिर इसके वजह से आप परसीव करेंगे इक्विटेबल रिवॉर्ड, और फिर ये दोनों मिलकर के लीड करेगा सेटिस्फेक्शन, राइट। तो ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ रूम, कि वहां पे जहां एफर्ट, परफॉर्मेंस और आउटकम पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, आउटकम दैट इज सेटिस्फेक्शन, उस पे। यस सलोनी मैम, इंट्रिंसिक में मैम जैसे आप बताई कि उसको मोटिवेशन, उसको प्रेजिंग मिलेगा, तो मैम जैसे किसी को अगर अवार्ड मिल रहा है तो वो दोनों मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा, इंट्रिंसिक में या फिर? कहा रिकॉग्निशन और प्रेज एक्सट्रिंसिक में आएगा, क्योंकि देखिए हम लोग एक्सट्रिंसिक मतलब आउटर वे में किसी भी तरीके से मिल रहा है, ये सब एक्सटर्नल रिवॉर्ड है, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ना कि आप मैनेजर से जोनल हेड बन गए, दिख रहा है ना। यस मैम, आपको दिख रहा है, सबके सामने आपको प्रेज किया जा रहा है, तो जो भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज एक्सट्रिंसिक, ठीक है। yes, और इंटरनल रिवॉर्ड जो आपको फील हो रहा है, आपको सेंस ऑफ फीलिंग एक फील हो रहा है कि सेल्फ स्टीम मेरा बढ़ रहा है, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस फील हो रहा है कि यस आई एम केपेबल, तो ये आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हो, अंडरस्टूड? यस मैम, थैंक यू। इंटरनली जो हमको फील हो रहा है
दैट इज इंट्रिंसिक। ऑलराइट, यस मैम। तो ये है डायग्राम, ये डायग्राम देख लीजिए और इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप फर्दर। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, एफर्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन किया गया, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, मतलब आप समझ चुके हैं। रिवॉर्ड अगेन एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक यहाँ दिया हुआ है, राइट। तो मैम इंसेंटिव किस में आएगा? क्या? इंसेंटिव किस में? आप बताइए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, आप बताइए किस में आएगा? मेरे ख्याल से एक्सटर्नल में आएगा। तो फिर मतलब खुद ही आंसर पता है, मतलब समझ गए। तो यहाँ भी देखिए ना, रिवॉर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड आर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एज रिगार्ड इंट्रिंसिक आपका एक्सट्रिंसिक reward, these may include working condition and status, fair degree of research. Suppose that intrinsic reward are much more likely to produce attitude about satisfaction that are related to performance. ठीक है, ये रीड आउट कर लीजिएगा, मतलब आप समझ लो। अब आइए लास्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, ठीक है, दैट इज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सिंपल टर्म में अगेन आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इक्विटेबल कहने का मतलब ये आपका पोजीशन है, मतलब लोग सेटिस्फाई होते हैं जब मेरा इक्विटेबल रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो ये बैलेंस और इम्बैलेंस ऑफ रिवॉर्ड की बात हो रही है, लाइक जितना मिलना चाहिए उससे अगर कम मिलता है किसी को, तो दिस विल अगेन लीड टू डिससैटिस्फैक्शन, रिड्यूस आउटपुट, डिपार्चर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यही हमको ज्यादा मिलता है तो हार्डर वर्क, ठीक है। लेकिन हार्डर वर्क तो लिखा है, लेकिन अगर आपको सेम काम कर रहे हैं, लाइक मोनिका एंड उदय सेम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर मोनिका को उदय के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है, तो एक तरीके से लोग मतलब ऐसे आप खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको एक सेंस ऑफ गिल्टी फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपको एक इक्विटेबल पोजीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ इक्विटेबल नाम ही बता रहा है कि आप जितना काम ले रहे हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी अगर प्रोपोर्शनेटली इक्वल है दूसरे के कंपैरिजन, दैट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन आप इमेजिन करिए, सेम काम कर रहे हैं, एक को मिल रहा है काफी हाई सैलरी, एक को मिल रहा है काफी कम सैलरी, और लेवल ऑफ काम आपका एक ही है, ठीक है। तो अगेन आप दिस विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवॉर्ड सिस्टम जो भी रखेंगे वो इक्विटेबल रखें, ठीक है। जो भी आप कंपनसेशन दे रहे हैं, जो बेनिफिट दे रहे हैं, आप उसी हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से आप काम ले रहे हैं, चाहे वो पर्सन एक्स हो चाहे वो पर्सन वाई, ठीक है। तो इससे ज्यादा अब तक प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, इतना ही आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इसमें से आपके सिलेबस में तो इक्विटी थ्योरी नहीं दिया गया है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विटी थ्योरी, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें। इसके अलावा एक्स एंड वाई भी आप लोग के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये इसमें ऐड कर दिया है मैंने। रूम भी नहीं देखा है मैंने, कहीं तो स्क्रीनशॉट लिया था सिलेबस का, या इसमें लैपटॉप पे भी है, 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ये रहा, किधर है मोटिवेशन, ये रहा। मैस्लो है, हर्ट्जबर्ग है, मैकलैंड है, पॉटर एंड लॉलर मॉडल है, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना ही दे रखा है, लेकिन इसके अलावा एक्स एंड वाई भी आ रखा है आपके प्रीवियस में, इक्विटी थ्योरी भी आ रखा है, इसीलिए वो सारा कुछ ऐड कर दिया गया है आपके पीडीएफ में। अब गो थ्रू हो जाइए, और अब यहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस ओवर होता है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बच रहा है। मैम मोटिवेशन का पीडीएफ भेज चुके हैं क्या? नहीं, अब तक तो भेजे नहीं हो। आज एक्सप्लेनेशन हो गया है तो आज मिल जाएगा आप लोगों को। ओके मैम। और अब नेक्स्ट क्लास से आप लोग रेडी रहिए। प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली हम लोग एक बार देख लेंगे क्या क्वेश्चन आया है नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं, वरना आज ही शेयर कर देती। क्वेश्चन पेपर आप लोग को भेजा हुआ है,
ठीक है, एक बार कल हम लोग साथ में देख लेंगे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा। ऑलराइट। और नेक्स्ट क्लास से जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन देने वाले होंगे वो होंगे ऑब्जर्वेशन ओबी। 15 मिनट्स टाइम दिया जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, एबिलिटी एंड लर्निंग। 1 मिनट, ये फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर से पहले यानी सेकंड में परसेप्शन वाले परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले कर लेंगे। वो भी पहला प्रेजेंट करेंगे, सेकंड परसेप्शन परफॉर्म करेंगे, थर्ड पर्सनालिटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, पहले ये 3 करिए। ये 3 एक दिन नहीं हो पाया तो दूसरे दिन करेंगे, लेकिन सीक्वेंस ये होगा, पहले वो भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 1 में, फिर पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, फिर परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डू वन थिंग, ऊपर नीचे ना हो जाए, इसीलिए पहला ओबी, सेकेंड पर्सनालिटी, थर्ड परसेप्शन। ठीक है, हालांकि जितना कंटेंट है उस हिसाब से लग रहा है कि एक दिन में ओबी और पर्सनालिटी हो पाए। राइट, तो तैयार रहिए परसेप्शन वाले भी, और मिलते हैं नेक्सट क्लास में। एक्सक्यूज मी मैम। ऋतिक।